चलो हम थे जी पेज नंबर 622। स्टार्ट ही किया था जस्ट स्टैट ऑडिट। पहले तो हमने बेसिक्स पढ़ लिया था, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स वगैरह देख लिए थे हमने, क्या है इंगेजमेंट क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ये देख लिया था। फिर हमने बात करी थी कि अपॉइंट कौन होगा, ऑडिटर कौन बन सकता है, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैट ऑडिटर की बात कर रहे हैं। ऑडिटर कौन बनता है? सीए इन प्रैक्टिस होता है, जिसके सीओपी नंबर होता है। या क्या फर्म भी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। क्या एलएलपी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। क्या कंपनी बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो ये लिखा होता है बॉडी कॉर्पोरेट, खाली एलएलपी बन सकती है और कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती है। फिर हमने जब स्टार्ट किया था तो एलिजिबिलिटी तो हमने ये पढ़ ली। फिर हम आ गए थे डिस्क्वालिफिकेशन पे, कौन डिस्क्वालिफाइड है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है, पेज नंबर 623 पे। हाँ, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है? तो हो सकता है उसकी आपके उसमें डिफरेंट हो, ठीक है ना। 517 से डिस्क्वालिफिकेशन। फिर हमने डिस्क्वालिफिकेशन से शुरू किया था कि कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी बन सकती है। फिर हमने बोला कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय अगर है तो वो भी क्या नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। फिर हमने बोला कोई भी पर्सन, या तो वो या उसका पार्टनर एम्प्लॉयमेंट में या ऑफिसर है या एम्प्लॉय है कंपनी का, या फिर पर्सन या फिर उसका रिलेटिव या पार्टनर। हमने उसमें पढ़ा कि वो शेयर्स होल्ड ना करे, सिक्योरिटीज होल्ड ना करे। तो सिक्योरिटीज के लिए लिमिट कितनी थी? ऑडिटर के लिए कितनी थी? 0। लेकिन ऑडिटर के रिलेटिव के लिए कितनी थी? 1 लाख की। फिर हमने पढ़ा कि लोन नहीं दे रखा होना चाहिए, कंपनी ने ऑडिटर को लोन नहीं दिया होना चाहिए, ना उसके रिलेटिव को दिया होना चाहिए। लिमिट कितनी थी? फिर हमने पढ़ा गारंटी नहीं दी होनी चाहिए, गारंटी कितने की थी? 1 लाख। 1 लाख। गारंटी कितनी थी? 1 लाख। ठीक है जी। तो सिक्योरिटीज हो गई 1 लाख की, इंडेटनेस हो गई 5 लाख की, और गारंटी हो गई 1 लाख की। सिक्योरिटी में बस ये वर्ड याद रखना है कि सिक्योरिटी जो है, जो 1 लाख की लिमिट है, वो रिलेटिव के लिए है। ऑडिटर या उसके पार्टनर के लिए वो लिमिट नहीं है, उनके लिए 0 लिमिट है। ठीक है जी। और जब हमने लोन वगैरह की बात करी तो हमने पढ़ा, और हर जगह एक ही वर्ड आता है, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी। होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी, ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड। चलो जी, हमें पढ़ना था पॉइंट नंबर ई से। A person or a firm who whether directly or indirectly has business relationship with the company or is a subsidiary or its holding associate or subsidiary of such holding company or associate company of such nature as may be prescribed। क्या नहीं होना चाहिए? बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए। जो बंदा पर्सन, मतलब जो ऑडिटर बनने वाला है, उसका क्या नहीं होना चाहिए? कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए। और जो फर्म बनने वाली है उसका भी क्या नहीं होना चाहिए? बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पर्सन के रिलेटिव की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? पर्सन या फिर फर्म। मैं ऑडिटर बनने जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस रिलेशन ना हो। मेरी फर्म बनने जा रही है, फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप ना हो। फॉर दिस पर्पस द टर्म बिजनेस रिलेशनशिप, अब बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? शेल बी कंस्टिट्यूट एज एनी ट्रांजैक्शन एंटर इनटू फॉर अ कमर्शियल पर्पस। मतलब अगर ऑडिटर ने कंपनी के साथ कोई भी कमर्शियल पर्पस की एक्टिविटी कर ली तो वो क्या है जी? बिजनेस रिलेशनशिप। अब एक बात सोचो, एक सीए है, ऑडिटर है, वो उसने एयरटेल की सिम खरीदी, ठीक है, खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एयरटेल की ऑडिट करने जा रहे हैं, क्या कमर्शियल रिलेशन है? नहीं, कस्टमर हो गया। तो कस्टमर है तो क्या कमर्शियल रिलेशन नहीं है? क्या ट्रांजेक्शन नहीं हो रही उनके बीच में? आप ऑडिट करने जा रहे हो, मान लो एयरलाइंस की, इंडियन एयरलाइंस, टिकट खरीदी, क्या उनके साथ डीलिंग करी? नहीं करी? करी डीलिंग, बिल्कुल करी। लेकिन क्या, जब इंडिपेंडेंस है, देखो ये जो ट्रांजेक्शन है ना, इसीलिए देखो कमर्शियल नेचर तो ये बन गई, लेकिन थोड़ा सा इसको बाहर करने के लिए इन्होंने नीचे एक लिख दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्शन में क्या डाल दिया? कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज permitted to be rendered by an auditor or an audit firm under the Companies Act or the CA Act and the rules and regulation made thereunder। क्या कह रहा है? पहले तो अंडरलाइन कर लो, परमिटेड। परमिटेड का मतलब जो अलाउड है। क्या ऑडिटर खाली ऑडिट सर्विसेज ही देता है? इसके अलावा कोई और सर्विसेज नहीं दे सकता? अगर दे रहा है कोई सर्विस तो वो क्या है? कमर्शियल नेचर की है। तो अगर वो परमिटेड है तो वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या होनी चाहिए? प्रोफेशनल सर्विसेज होनी चाहिए और परमिटेड होनी चाहिए। अभी हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ सर्विसेज ऑडिटर के लिए प्रोहिबिटेड है, मतलब वो नहीं दे सकता है, लेकिन उनके अलावा वो दे सकता है। तो अगर उनके अलावा अगर वो कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो कमर्शियल नेचर में नहीं है। दूसरी बात, कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक ऑफ द कंपनी एट आर्म्स लेंथ प्राइस।
लाइक सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द ऑडिटर एज कस्टमर। तो अगर ऑडिटर को एज अ कस्टमर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हो तो वो भी कमर्शियल नेचर में नहीं आएगी और उसको बिजनेस रिलेशनशिप नहीं मानेंगे। ठीक है जी। लेकिन एक वर्ड क्या है, आर्म लेंथ प्राइस, ये सुना होगा आपने वर्ड पहले भी कभी। आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है, एक आर्म की दूरी, मतलब जितना आप नॉर्मल बंदों से चार्ज कर रहे हो उतना किससे चार्ज कर रहे हो, ऑडिटर से चार्ज कर रहे हो, तो वो क्या है, आर्म्स लेंथ प्राइस है। तो अगर आप ऑडिटर को कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज देना चाह रहे हो तो किस पे दो, आर्म्स लेंथ प्राइस पे दो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, लेकिन बिजनेस रिलेशनशिप से दो ट्रांजेक्शन बाहर है। अगर ऑडिटर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, कौन सी वाली, परमिटेड, कौन सी वाली, जो परमिट, जो अलाउड है कंपनी एक्ट के हिसाब से। और दूसरी बात, अगर वो कस्टमर है तो आर्म्स लेंथ प्राइस आप उससे चार्ज कर। ठीक है जी। इसमें सेम बात है। नॉर्मल का मतलब भी क्या है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चार्ज हो रहा है, आर्म्स लेंथ भी क्या है वही, बस एक टर्म हो गया आर्म्स लेंथ प्राइस। अगर आप लिखोगे तो अच्छा लगेगा एग्जाम में। A person whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or KMP। हमने ऊपर पढ़ा था ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बी पॉइंट में देखो ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। और अब इस पॉइंट, बी पॉइंट और एफ पॉइंट में क्या कोई फर्क है? क्या बी और एफ में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है। बी में किसकी बात हो रही थी, एज अ ऑडिटर मैं खुद ऑफिसर नहीं हूँ और मैं खुद एम्प्लॉय नहीं हूँ। एज अ ऑडिटर में कंपनी का क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए और ऑफिसर भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं कंपनी का ऑफिसर हूँ मैं ऑडिटर नहीं बन सकता, अगर मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ मैं ऑफिसर नहीं बन सकता। एफ पॉइंट क्या बोल रहा है, मेरा रिलेटिव क्या नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए कंपनी का, या फिर केएमपी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए या फिर की मैनेजियल पर्सन नहीं होना चाहिए। की मैनेजियल पर्सन का मतलब वैसे तो कंपनी एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है कि केएमपी क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप केएमपी क्या मानो, टॉप मैनेजमेंट। केएमपी का मतलब टॉप मैनेजमेंट। मैं कंपनी की ऑडिट करने जा रहा हूँ एज ऑडिटर, मेरा भाई वहां पे फैक्ट्री में काम करता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भाई क्या नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए एंड केएमपी नहीं होना चाहिए। केएमपी का मतलब टॉप मैनेजर। ठीक है जी। और मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, साथ में ऑडिट करना चाहता हूँ, फिर नहीं कर सकता क्योंकि बी पॉइंट में फंस गया। बी में क्या कह रहा है, मैं कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और ऑफिसर नहीं। ठीक है जी। जी पॉइंट, अ पर्सन हु इज इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। अगर मैं सीए हूँ और मैं कहीं और जॉब में हूँ, एम्प्लॉयमेंट में हूँ फुल टाइम, क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो आप ऑडिट नहीं कर सकते। और a person or a partner of a firm holding appointment as an auditor, if such person or partner is at the date of such appointment holding appointment as an auditor of more than 20 companies। मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, एक बंदा ऑडिट कितनी जगह करेगा, 20 कंपनी। कितनी जगह पे, 20 में। ठीक है जी। इंडिविजुअल ऑडिटर 20 कंपनीज में। अगर फर्म है और फर्म में 3 सीए हैं तो एक सीए कितनी जगह ऑडिट करेगा, 20, दूसरा भी कितना, 20, तीसरा भी कितना, 20, तो टोटल कितनी हो गई, 60। फर्म में अगर 4 पार्टनर है, चारों सी हैं, तो 20 20 20 20 80 हो गई। इंडिविजुअल के लिए सिंगल देखेंगे 20 और फर्म के लिए जितने पार्टनर सी हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देना, मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते और। फिर कह रहा है पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, कन्विक्टेड का मतलब फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस किया उसने मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है, इन्वॉल्विंग फ्रॉड, जिसमें उसने क्या किया है, फ्रॉड किया है, एंड पीरियड ऑफ 10 ईयर हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। मैंने आज फ्रॉड किया है तो अगले 10 साल तक मैं क्या नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। 10 साल के बाद बन सकता हूँ, 10 साल के बाद बन सकता हूँ। I got a person who directly or indirectly render any services referred to under section 144। section 144 क्या है, prohibited services, जो सर्विसेज ऑडिटर नहीं दे सकता है वो क्या है, section 144। तो अगर आपने 144 वाली सर्विसेज दे दी तो आप क्या बन गए जी, अब डिस्क्वालीफाई हो गए। आप क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई। अब आपको कंपनी क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी। अगर आपने सेक्शन 144 वाली सर्विसेज दे दी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। where a person appointed as an auditor of a company incurs any of the disqualification mentioned in the subsection 3 after his appointment, he shall be vacated his office as such auditor and such vacation shall be deemed to be a casual vacancy in the office of auditor। क्या कह रहा है, एज मैं ऑडिटर अपॉइंट हो गया, अपॉइंट होने के 2 साल के बाद मैंने इनमें से कोई डिस्क्वालिफिकेशन कर दी, क्या 2 साल के बाद कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैं ऑडिटर अपॉइंटेड हूँ 5 साल के लिए, बीच में मैंने शेयर्स खरीद लिए, डिस्क्वालीफाइड। जैसे ही डिस्क्वालीफाई होऊंगा मुझे क्या करना चाहिए,
ऑफिस वेकेट कर देना चाहिए। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन आप स्टार्टिंग में नहीं देखोगे, स्टार्टिंग में तो देखोगे ही देखोगे, साथ में जब तक ऑडिटर है पूरे टाइम में आपको देखते रहनी है। और जैसे डिस्क्वालीफाई होगा उसे क्या करना पड़ेगा, ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। और जैसे वो ऑफिस खाली हुआ, ऑडिटर छोड़ के चला गया, उसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल वैकेंसी। उसको क्या बोलते हैं हम, कैजुअल वैकेंसी। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कैजुअल वैकेंसी में क्या होता है। अभी तो हमने ये भी नहीं पढ़ा है कि ऑडिटर अपॉइंट कैसे होगा, तो कैजुअल वैकेंसी की बात अभी नहीं करेंगे। अब इन्होंने सेक्शन 44 यहाँ पे जबरदस्ती घुसा दिया है, इतनी जल्दी घुसाने की जरूरत नहीं होती, अगर घुसा दिया है तो पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 मैंने आपको पहले बता दिया क्या है, प्रोहिबिटेड सर्विसेज, मतलब ये सर्विसेज ऑडिटर नहीं दे सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। An auditor appointed under this act shall provide to the company only such other services as are approved by the board on or the audit committee, as the case may be. However, such services shall not include the following services. कंपनी में ऑडिटर दूसरी सर्विसेज दे सकता है जो बोर्ड बोले या फिर ऑडिट कमेटी बोले, लेकिन ये वाली नहीं दे सकता है। However, such services shall not include the following services, whether recorded rendered directly or indirectly to the company or its holding company or its subsidiary company. ना ये सर्विसेज आप कंपनी को दोगे, ना उसकी होल्डिंग कंपनी को दोगे, ना उसकी सब्सिडी कंपनी को दोगे। ठीक है जी। पहली सर्विस क्या है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। अकाउंटिंग सर्विसेज मतलब आप कंपनी के अकाउंट फाइनल करने जा रहे हो, अकाउंट बना रहे हो। बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्ड्स रख रहे हो सारे। अब एक बात सोचो, मैं ही अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मैं ही बुक कीपिंग कर रहा हूँ और मैं ही ऑडिट करने जा रहा हूँ, क्या ऑडिट का कोई मतलब, कोई मतलब नहीं है। ऑडिट का मतलब ही क्या है, बनाने वाला कोई और, चेक करने वाला बाहर वाला। तो बिल्कुल नहीं होती, सेम फर्म भी नहीं होती। कौन अलग लोग होंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट हो गए ना, वो इंटरेस्टेड हो गए ना, वो वही फर्म बना रही है, उसका दूसरा पार्टनर चेक कर रहा है, वो दोनों है तो आपस में पार्टनर ही ना। तो खत्म हो जाएगी चीज, चेकिंग वाली चीज नहीं रहेगी, वो कभी गलती नहीं निकालेंगे आपस में। तो इसीलिए ये सारी सर्विसेज अलाउड नहीं। एज अ ऑडिटर अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो ना अकाउंटिंग सर्विसेज दोगे, ना बुक कीपिंग सर्विसेज दोगे, कंपनी को भी नहीं दोगे, उसकी होल्डिंग कंपनी को भी नहीं दोगे, उसकी सब्सिडी को भी नहीं दोगे। इनको क्यों मना करा होगा, होल्डिंग और सब्सिडी को। तो देखो मैं कंपनी की ऑडिट करने जा रहा हूँ, ठीक है, कंपनी की ऑडिट करने जा रहा हूँ, इसके अकाउंट्स मैंने नहीं बनाए, किसी और ने बनाए हैं। होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स में बना रहा हूँ, क्या फर्क है। कुछ तो देखो, आप कनेक्ट करो चीजों को। क्या आपने वो पढ़ा है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या होल्डिंग सब्सिडी होती है तो उनके अकाउंट्स क्लब करते हैं, नहीं करते हैं एक साथ, ब्रांच है तो उन दोनों को ना क्लब कर देते हैं और उनकी भी ऑडिट होती है। तो जब उनको क्लब करेंगे मैं उनकी भी ऑडिट करूंगा। जब उनको क्लब कर रहे हैं तो क्लब किसको कर रहे हैं, जो मैंने बनाए हैं, तो उसमें मैं गलतियां नहीं निकालूंगा। इसीलिए ना होल्डिंग को अलाउ किया है, ना सब्सिडी को अलाउ किया है। दूसरी बात, इंटरनल ऑडिट। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सी ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट। ये कौन सी, एक्सटर्नल, बाहर से आता है। एक होती है इंटरनल ऑडिट, कंपनी के अंदर भी आप सीए अपॉइंट कर लो, वो क्या करेगा, आपकी इंटरनल ऑडिट। तो अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो, आप इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर का भी क्या काम है, गलतियां निकालना, अकाउंट्स फाइनल करना। क्या चीज, गलतियों को ठीक करना और ऑडिटिंग। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ऑडिटिंग सेम नहीं है। रेक्टिफिकेशन में हमारा पर्पस ही क्या है, हम गलतियों को ठीक कर रहे हैं। ऑडिटिंग में क्या है, हम गलतियां ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उन्हें ठीक नहीं कराएंगे, हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि इनको ठीक करो, लेकिन अगर ज्यादा बड़ी गलतियां हैं तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जब मैं गलतियां ठीक करवाने जा रहा हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, मैं उसे ठीक ही करूंगा खाली। फिर मैं उसके उस पॉइंट से नहीं सोचूंगा कि मुझे किसी को रिपोर्ट करना है। ऑडिटिंग के अंदर रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा का मिल गया तो कंपनी को नहीं, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जब मैं गलतियां ढूंढने जाऊंगा, खाली रेक्टिफाई करवाने जाऊंगा, तो चाहे 1 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, मैं गलती ठीक करा के छोड़ दूंगा। रेक्टिफाई तो कोई भी करवा सकता है, ऑडिटर भी रेक्टिफाई करवाते हैं। ऐसा थोड़ी है मुझे गलती मिली तो सीधा मैं अपनी रिपोर्ट ही खराब कर दूंगा। मैं बोलूंगा मैनेजमेंट को कि इस गलती को ठीक करो, रीजन बताओ गलती क्यों हुई है। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ, उसने सही कर दिया तो मैं छोड़ दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपोर्ट भी नहीं करूंगा। क्योंकि देखो एरर होना कोई वो नहीं है कि एरर, गलती सबसे होती है। अकाउंटिंग कर कौन रहा है, ह्यूमन ही कर रहे हैं, और इंसान गलती करता है। तो गलती की सजा ये नहीं है कि रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। अगर कोई ऐसी गलती है जो मुझे लग रही है कि शेयर होल्डर्स को पता लगनी चाहिए, तभी मैं रिपोर्ट करूंगा, वरना उसको ठीक करवा के छोड़ देंगे। चलो जी, दूसरी सर्विस हो गई इंटरनल ऑडिट। तीसरी होगी डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंपनी के अंदर सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है, उसके लिए सिस्टम मैंने बनाया है कि वो फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब जो सारे लेजर्स है, जनरल्स है, वाउचर्स है, वो सब उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ जाएगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज बोल सकते हो या अकाउंटिंग सिस्टम बोल सकते हो। अब भाई जब मैंने ही वो सिस्टम बनाया है, अब उसमें से अगर फाइनेंशियल्स में कुछ गड़बड़ हुई तो कंपनी क्या बोलेगी, यार सिस्टम तो तूने बनाया था, गड़बड़ क्यों हुई। तो इसलिए मुझे अलाउड नहीं है, मैं फाइनेंशियल सिस्टम भी बना के नहीं दे सकता।
एक्चुरियल सर्विसेज आपने सुना होगा, जब हम 12th में होते हैं तो हम बहुत बार सुनते हैं कि एक्चुरियल साइंस कर लूंगा और उसके बाद में पैसा ही पैसा होगा। सुना है कभी? इसके अलग अलग लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं, आप अलग अलग लेवल के एग्जाम देते जाओ, जितने ज्यादा लेवल क्रॉस है उतनी ज्यादा आपकी सैलरी। एक्चुरियल साइंस होता क्या है ये रिस्क को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? रिस्क, कि कंपनी के ऊपर कौन कौन से रिस्क आने वाली है। रिस्क फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। तो एज अ सी आप कौन से रिस्क चेक कर सकते हो? फाइनेंशियल चेक कर सकते हो। तो अगर आप कंपनी को ऑडिट दे रहे हो, ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहे हो, तो आप रिस्क उन्हें नहीं बताओगे, क्योंकि अगर मैंने रिस्क बताई और फिर भी कंपनी पे रिस्क को लग गई, उसकी वजह से कोई इफेक्ट आ गया, तो कंपनी वाले क्या कहेंगे? तूने ढंग से रिस्क हमें नहीं बताई थी, इसीलिए हमारे फाइनेंशियल क्या हो गए? गलत हो गए। तो अगर मैं ही उनको एडवाइस दे रहा हूँ रिस्क से रिलेटेड, तो मैं उनकी चेकिंग ढंग से नहीं कर पाऊंगा, सर्विस अलाउड। फिर आता है जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। मैं कंपनी को किस चीज की एडवाइजरी दे रहा हूँ? इन्वेस्ट कहाँ करो। भाई जब मैं उनकी इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ, अब मैं क्या, अब मेरी इन्वेस्टमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई, मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस में क्या हो गई? कुछ गड़बड़ हो गई, उनका पैसा डूब गया। अब जब उनका पैसा डूब गया, अब मैं उनकी कंपनी की ऑडिट करने जा रहा हूँ, मैं उनकी चेकिंग कर रहा हूँ, मैं गलती निकालूंगा तो वो हर बात पे किससे कनेक्ट करेंगे मुझे? कहेंगे तू तो गलती निकाली मत, तेरी तो इतनी बड़ी गलती है, तूने हमारा पैसा डुबा दिया। तो मैं क्या नहीं दूंगा? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज भी नहीं दूंगा। मतलब किसी भी सर्विस ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे ऑडिटर दब जाए। ऑडिटर दबना नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। रेंडरिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज नहीं दूंगा। कोई आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी नहीं दूंगा। मतलब कंपनी कह रही है कि आप हमारा ना अकाउंट रिसीवेबल, आप अपने ऑफिस में बैठो, अकाउंट रिसीवेबल को आप मेंटेन करके रखोगे, मैं नहीं कर सकता जी। कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्स भी नहीं दूंगा, मैनेजमेंट की सर्विसेज भी नहीं दूंगा, और कोई भी सर्विसेज जो भी प्रिस्क्राइब हो, अभी तक ऐसी कोई प्रिस्क्राइब नहीं करी। तो ये सब क्या है? प्रोहिबिटेड सर्विस। और ये लिस्ट क्या है? एक्सक्लूसिव है। मतलब जो लिखा हुआ है खाली वही प्रोहिबिटेड है। क्या इसके अलावा मैं दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। अगर मैं इसके अलावा कोई सर्विस दूंगा, क्या वो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। बिजनेस रिलेशनशिप में हमने क्या पढ़ा था? कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट, अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज, और कौन सी वाली? परमिटेड। तो मतलब इसके अलावा सारी क्या हो गई? परमिटेड। तो अगर मैं परमिटेड प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूँ तो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं। अगर मैं प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ तो वो भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो किस पे होना चाहिए? आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। चलो जी, अब ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है खत्म, प्रोहिबिटेड सर्विसेज भी हो गई है। अब आ गया जी अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। कंपनी की ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। कब अपॉइंट होता है, कैसे अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है, कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है। ठीक है जी। तो मैंने जब बेसिक्स बताया था पहली क्लास में, तो बताया था कि कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर। ये एक जनरल बात है, ये क्या है? जनरल बात है। लेकिन इसके कुछ, पहला कौन करता है? डायरेक्टर्स करता है। ऐसे ही अगर ऑडिटर बीच में छोड़ के चला गया, उस केस में भी कुछ चेंजेस हैं, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन जनरल बात क्या है? कौन अपॉइंट करेंगे? ठीक है, पहला कौन करेगा? डायरेक्टर। जब भी हम कंपनी के ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, हम चार्ट को दो टुकड़ों में बांट देते हैं। एक है जी नॉर्मल कंपनी, और एक है गवर्नमेंट कंपनी। एक है गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी क्या है? नॉर्मल कंपनी, मतलब अदर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, याद है क्या है? क्या था? 51, 15 नहीं है यहाँ पे, कितना लिखा हुआ है? 51, 51% पेड अप शेयर कैपिटल या उससे ज्यादा, ये वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करे? सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिला के। इसमें एक लाइन और थी, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी कौन होती है? हमेशा गवर्नमेंट ही। ठीक है, तो दो, जब भी कंपनी के ऑडिटर की बात हो रही है तो दो चार्ट बन जाएगा, एक नॉर्मल कंपनी, एक गवर्नमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो चार्ट बना रखा है इन्होंने। अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी ऑडिटर, अपॉइंटमेंट इन नॉर्मल केस और फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। ये कैजुअल वैकेंसी को भी हम टच नहीं कर रहे, बाद में टच करेंगे। नॉर्मल कोर्स में देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर है और अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट मतलब पहला, पहले के बाद वाले सारे क्या हैं? सब्सिक्वेंट। फॉर अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग है, फॉर अ कंपनी अदर, और फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग है। फर्स्ट में भी अलग है और सब्सिक्वेंट में भी अलग है, दोनों में अलग अलग सेक्शन की बात हो रही है। वैसे सेक्शन है 139, इसके सब सेक्शन अलग अलग करे हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का सेक्शन क्या है? 139। हम इस चैप्टर में सेक्शन पढ़ेंगे क्या? 139 से लेके 147। कंपनी ऑडिटर क्या है? 139 टू 147। तो 139 शुरू करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। आ जाओ जी अगले पेज पे। अपॉइंटमेंट इन नॉर्मल कोर्स, प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। किसकी बात हो रही है? पहले ऑडिटर। इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी। किसकी बात कर रहे हैं हम? अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी।
The first auditor of a company other than a government company shall be appointed by the board within 30 days from the date of registration of the company. जिस दिन हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई है उसके 30 दिन के अंदर क्या हो जाएगा जी, कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर देना है। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है जी। इन केस द फेलर ऑफ द बोर्ड, अगर कौन फेल हो गया? बोर्ड। अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाया, हो सकता है ना 30 दिन में बोर्ड ना कर पाए अपॉइंट, नहीं कर पाया जी, भूल गए, नई नई कंपनी बनी थी, हमें पता भी नहीं था ऐसा कोई प्रोविजन है, हमने अपॉइंट नहीं किया। सच ऑडिटर इट शेल इन्फॉर्म द मेंबर, वो किसको इन्फॉर्म करेगा? मेंबर्स को। बोर्ड किसको बताएगा? शेयर होल्डर्स को बताएगा। हु शेल अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन 90 डेज एट एन ईटीए, वो कितने दिन में अपॉइंट करेंगे? 90 दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे। बोर्ड के पास कितने दिन है? 30 डेज। अगर बोर्ड 30 दिन में नहीं कर पाया तो वो क्या करेगा? मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा। और मेंबर्स कितने टाइम में अपॉइंट करेंगे? ये 90 डेज कहां से शुरू होंगे? नहीं, ये शुरू इन्फॉर्म करने के बाद। कहां से शुरू होंगे? इन्फॉर्म करने के बाद। ये एक आधे पॉइंट है इनके अंदर जो थोड़ा लॉ इस हिसाब से लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? हम बात करते हैं जी, सेक्शन है जी हमारा 130, दो टुकड़ों में बांटा है। एक है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी है जी गवर्नमेंट कंपनी। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी मतलब नॉर्मल कंपनी। 139 बोलता है फर्स्ट ऑडिटर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑडिटर। सबसे पहले बोला जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर हो, जैसे ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाए, जिस डेट पे रजिस्टर्ड हुई है उसके 30 दिन के अंदर, कितने दिन में? 30 डेज में। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। अगर बोर्ड नहीं कर पाया तो बोर्ड को क्या करना है जी? इन्फॉर्म करना है। क्या करना है? किसको इन्फॉर्म करेगा? मेंबर्स को। तो इन्फॉर्म करने में कुछ एक दो दिन तो यहाँ पे खराब कर देगा। तो जैसे ये मेंबर्स को इन्फॉर्म करता है वैसे ही मेंबर्स कितने दिन में अपॉइंट करेंगे? 90 डेज। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। ये क्या हो गया? नॉर्मल कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है कहानी? नॉर्मल कंपनी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इन केस फेलर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट, ये पढ़ लिया हमने। द ऑडिटर सो अपॉइंटेड, और जो ये ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, शेल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, और जैसे ही हमारी फर्स्ट एजीएम होगी वहां तक ये ऑडिटर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑडिटर कितने टाइम के लिए अपॉइंट हुआ है? टिल फर्स्ट एजीएम। कितने टाइम के लिए? फर्स्ट ऑडिटर, चाहे कब बोर्ड अपॉइंट करे चाहे मेंबर अपॉइंट करे, ये कब तक रहेगा? पहली एजीएम तक रहेगा। चाहे बोर्ड अपॉइंट करे चाहे शेयर होल्डर अपॉइंट करे, फर्स्ट एजीएम तक ये रहेगा। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। कंपनी बन गई, मान लेते हैं कंपनी बन गई हमारी नवंबर के अंदर। तो नवंबर में जैसे कंपनी बनी, 1 नवंबर को मानते कंपनी बनी है, 30 नवंबर तक बोर्ड अपॉइंट कर दे। बोर्ड नहीं कर पाया तो शेयर होल्डर को बता दे, अगले 90 दिन में शेयर होल्डर अपॉइंट कर दे। तो 1 नवंबर से 31 मार्च, 1 नवंबर 2023 को कंपनी बनी है, 31 मार्च 2024 तक क्या फाइनेंशियल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। उनकी ऑडिट कौन करेगा? फर्स्ट ऑडिटर उनकी ऑडिट करेगा। और एजीएम कब होगी? 31 मार्च 2024 के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब 30 सितंबर 2024 तक एजीएम होगी। वहां तक ये बंदा ऑडिटर रहेगा और ये अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है जी। और जैसे ही एजीएम हुई वहां से इसका टेन्योर क्या हो गया? खत्म हो गया। वहां से जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको क्या बोलते हैं हम? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। उसको क्या बोलते हैं हम? ऑडिट तो देखो फाइनेंशियल ईयर की होती है। तो जैसे 31 मार्च 2024 खत्म हुआ, 1 अप्रैल 2024 शुरू हुआ। अब उसकी अपॉइंटमेंट चाहे सितंबर में हो या उससे पहले वाले महीने, मतलब जब भी एजीएम आए उसमें हो। ऑडिट वो अब किसकी करेगा? 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये कौन है? हमारा फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है जी। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये होगी नॉर्मल कंपनी। अब आ गया गवर्नमेंट। In case of government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by CG, SG और partly by CG और partly by SG, the first auditor, देखो जो बीच में कहानी लिखी हुई है ना, सब वेस्ट है। In case of government company, the first auditor shall be appointed by the CAG। कौन अपॉइंट करेगा जी?
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ CAG। जब कंपनी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का जो ऑडिटिंग का डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर है? CAG के अंदर है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो कितने दिन में अपॉइंट करे? विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई है उसके 60 दिन में कौन अपॉइंट करेगा? CAG। फर्दर इन केस फेलर, अगर CAG अपॉइंट नहीं कर पाया of the board ने कहा चला गया, हाँ, in case of CAG does not appoint such auditor within the aforesaid period, the board of the company shall appoint within next 30 days। अगले 30 दिन में कौन अपॉइंट करे? बोर्ड। क्या यहाँ पे इन्फॉर्म करने की बात हुई है? नहीं। तो यहाँ पे टाइमलाइन कैसे है? CAG को अपॉइंट करना है जी, कैसे? जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके कितने दिन में? 60 डेज। अगर 60 डेज में नहीं कर पाया CAG तो अगले 30 दिन में कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। ठीक है जी। और अगर बोर्ड भी नहीं कर पाया, फर्दर इन केस ऑफ बोर्ड फेलर ऑफ बोर्ड विद इन द नेक्स्ट 30 डेज इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर। बोर्ड किसको इन्फॉर्म करेगा? मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा। हु शैल अपॉइंट विद इन द नेक्स्ट 60 डेज एट एन। तो अगर बोर्ड नहीं कर पाया तो बोर्ड को फिर वही सेम ड्यूटी दे दी, आप क्या करो जी? इन्फॉर्म करो। क्या करो? इन्फॉर्म करो। और जैसे ही आप इन्फॉर्म करोगे यहाँ से कितने दिन? 60 डेज में कौन अपॉइंट करेंगे? मेंबर्स। हाँ, मेजरली गवर्नमेंट 51% पेड अप कैपिटल, बाकी नॉर्मल भी हो सकते हैं। और वो जब भी मेंबर की बात करते हैं तो मेंबर कहाँ अपॉइंट करेंगे? अपनी मीटिंग में बुलाएंगे। जनरल मीटिंग कौन सी होगी? वो EGM। क्योंकि AGM तो साल में एक बार होती है, वो साल खत्म होने के बाद होती है। द ऑडिटर सो अपॉइंटेड, और जो ऑडिटर अपॉइंट करा गया कितने टाइम के लिए ऑडिटर रहेगा? ये फर्स्ट AGM तक ऑडिटर रहेगा। देखो वहां टोटल दिन कितने हैं? 30, कुछ दिन बीच में इन्फॉर्म के प्लस 90, टोटल 120। यहाँ पे कितने हैं? 60 प्लस 30 90, फिर कुछ इन्फॉर्म के और फिर 60 150। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा दिया। ठीक है जी। 60 30 एंड देन 60। क्लियर टाइमलाइन? ये हो गया हमारे फर्स्ट ऑडिटर। नॉर्मल कंपनी का भी हो गया और गवर्नमेंट कंपनी का भी। हाँ हाँ, नोट कर लो ये। थोड़ा सा अच्छा सा बना लेना क्योंकि मैं इतने अच्छे चार्ट्स बनाता नहीं हूँ। अच्छा, तो बस इंपॉर्टेंट क्या था इसके अंदर? ये जो इन्फॉर्म वाला टाइम है ना, ये आपको लेके नहीं चलना है। बोर्ड इन्फॉर्म करेगा 2-3 दिन में, उसके बाद ये 90 डेज शुरू। अभी इसके ऊपर ना हम एक कनेक्टिविटी बनाएंगे, बहुत सही कनेक्टिविटी है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत ज्यादा काम आएगा और काफी लोगों को वो बात आज भी पता। ये COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। यहाँ पे COI के साथ में वर्ड लिख लो रजिस्ट्रेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो। लॉ में क्या लिखा हुआ है? रजिस्ट्रेशन से 30 डेज। और ये बोर्ड के आगे क्रॉस लगा लो, मतलब बोर्ड फेल्स। अगर बोर्ड फेल होगा, लिख लिया वैसे आपने, तो वो इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स को। 90 डेज में अपॉइंट करेंगे। और ये ऑर्डर रहेगा टिल AGM, टिल फर्स्ट AGM।
भी सेम है, रजिस्ट्रेशन से 60 दिन में सीएजी अपॉइंट करेगा, 60 दिन में सीएजी नहीं कर पाया तो अगले 30 दिन में बोर्ड करेगा। इफ बोर्ड फेल्स तो बोर्ड इन्फॉर्म करेगा और मेंबर करेंगे अगले 60 दिन में, जिस दिन इन्फॉर्म किया है वहां से 60 दिन। देखो इसमें ना, हाँ बच्चे ये बात पूछते हैं कि सर मेंबर भी फेल हो गए। देखो मेंबर फेल होंगे नहीं, क्योंकि अब ऑडिटर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन कंप्लाइंस है, कंपनी की ऑडिट नहीं होगी, तो अपॉइंट तो करना ही पड़ेगा। तो मेंबर्स अपना नुकसान थोड़ी करवाएंगे, कंपनी के ऊपर लेट फीस लग रही है तो नुकसान किसका है, एट देन मेंबर्स का। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, पहले गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है बुक के अंदर। फॉर द अफोरसेड पर्पस, गवर्नमेंट कंपनी कौन है, जिसके अंदर 51% पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिला के। ये हम वहां पे पढ़ के आ चुके हैं कंपनी एक्ट के अंदर। प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ये फर्स्ट ऑडिटर हो गया जी खत्म, अब कौन आ जाएगा, सब्सिक्वेंट, फर्स्ट के बाद वाला। फर्स्ट वाले की अपॉइंटमेंट कहाँ खत्म हो रही थी, पहली एजीएम पे, तो अब पहली एजीएम पे कौन अपॉइंट होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। इन केस ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, कहानी किससे शुरू हो रही है, फिर से अदर देन गवर्नमेंट कंपनी से शुरू हो रही है। पहले इसको रब कर देते हैं। चलो जी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, एवरी कंपनी शेल एट द फर्स्ट एजीएम, कौन सी एजीएम पे, पहली एजीएम पे, अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर, या तो इंडिविजुअल को अपॉइंट करो या फर्म को। फर्म के अंदर कौन इंक्लूडेड है, एलएलपी। हु शेल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, मतलब फर्स्ट एजीएम से लेके टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, पहली एजीएम से लेके छठी एजीएम, मतलब कितने साल हो गए, 5 साल। कितने साल हुए, 5 साल। क्या 5 से कम कर सकते हो, नहीं कर सकते। यहाँ वर्ड पढ़ो क्या है, अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर हु शेल, शेल लिखा हुआ है जी, मे नहीं है, शेल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम एंड देयरफॉर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी सिक्स्थ एजीएम। तो एक बार आपने फर्स्ट टू सिक्स करी, और फिर सिक्स में कितने साल के लिए, फिर से अगली अगली छठी एजीएम तक, तो मतलब हर बार 5-5 साल के लिए अपॉइंट होता रहेगा। तो 5 से कम आप नहीं कर सकते। बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड, जब भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करने जा रहे हो, द रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम ऑफ द अपॉइंटमेंट if made shall be in accordance with the condition as prescribed shall be obtained from the auditor। यार मैं ऑडिटर को अपॉइंट करने जा रहा हूँ किसी को, क्या उससे उसका कंसेंट लूँ या नहीं लूँ, कि आप ऑडिटर बनने के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो जब भी अपॉइंट करोगे तो क्या ले लेना, पहले कंसेंट लेटर ले लेना, साथ में एक सर्टिफिकेट भी ले लेना। सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ होगा, सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि भाई मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं, क्या नहीं हूं मैं, डिस्क्वालीफाइड नहीं, मैं जितना भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से, चार्टेड अकाउंटेंसी एक्ट के हिसाब से सारी कंप्लाइंस करके आया हूँ। ठीक है जी, मैं अपनी लिमिट के अंदर काम कर रहा हूँ। लिमिट कितनी है इनकी, 20 कंपनीज, तो मैं अपनी लिमिट के अंदर काम कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट भी लेना है, रिटर्न कंसेंट भी। The certificate shall also indicate whether the auditor satisfied the criteria provided under section 141। क्या 141 वाला क्राइटेरिया ऑडिटर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 141 मतलब क्या ऑडिटर क्वालिफाई है या नहीं है, और क्या ऑडिटर डिस्क्वालीफाई है तो, जो हमने पीछे अभी पढ़ा था 141। ठीक है जी, उसके बाद में क्या कहता है, the company shall inform the auditor concerned of his or its appointment and also file a notice of such appointment with the registrar within 15 days, underline कर लो 15 days of the meeting in which the auditor is appointed in form ADT 1। क्या कह रहे हैं, जैसे ऑडिटर को आप अपॉइंट करो ना, अपॉइंट करते ही ऑडिटर को भी बता देना और रजिस्ट्रार को भी बता देना। कंपनी के ऊपर बैठा कौन है, रजिस्ट्रार। क्या रजिस्ट्रार को पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए कंपनी का ऑडिटर कौन है, बिल्कुल पता होना चाहिए। और कितने दिन में बताना है, 15 दिन के अंदर बताना है। और फॉर्म क्या है, एडीटी 1। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिट एंड ऑडिटर, तो ऑडिट का एडीटी 1। ठीक है जी, अब आपसे क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है 15 डेज ऑफ द मीटिंग, जैसे मीटिंग हो उसके 15 दिन के अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बतानी है, रजिस्ट्रार को, फॉर्म रहेगा एडीटी 1। क्या फर्स्ट ऑडिटर में भी एडीटी 1 फाइल करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा नहीं। देखो अगर हम इसमें बुक में क्या है, एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज नहीं है। अगर आप बुक एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहां से क्रक्स यही निकल के आएगा कि हमें फर्स्ट अपॉइंटमेंट में एडीटी 1 फाइल करना मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। मतलब आप अपनी मर्जी से वॉलंटरीली चाहो तो कर सकते हो,
लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन बाद में जितने भी ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं उनके लिए ADD1 फाइल करना जरूरी है। ठीक है जी, ये लॉ में लिखा हुआ है, वहां पे वर्ड यूज हुआ हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग। नॉट विथस्टैंडिंग जब भी आता है मतलब बाकी सारे प्रोविजन गए बाहर। आप वॉलंटरी कुछ भी कर सकते हो, वॉलंटरली आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, नई नई कंपनी बनती है, मान लो आज आपने कंपनी बनाई, किसी भी ऑनलाइन आपने देखा वेबसाइट देखी, उनको बोला बना दो, उन्होंने बना दी, या बनाने के बाद वो आपको बाद वाली सर्विसेज देंगे? जब तक आप नहीं पूछोगे नहीं देंगे। आपने नहीं ली उनसे सर्विसेज, क्या आपको पता होगा कि 30 दिन में AD1 फाइल करना है, ऑडिटर अपॉइंट करना है? नहीं पता होगा। नॉर्मल आदमी को तो नहीं पता। भाई जब उसका फाइनेंशियल पूरा हो जाएगा, AGM आएगी, तो वो किसी से पूछेगा क्या करूं क्या करूं, तो कहेंगे ऑडिटर कहाँ है आपका? ऑडिटर तो अपॉइंटेड ही नहीं है। कहेगा अब अपॉइंट कर दो, कहेंगे आप कैसे कर दें, ADD1 फाइल करना था। लेकिन रियल में फर्स्ट ऑडिटर के केस में ADD1 मैंडेटरी नहीं। और अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो क्या करवाएगा, वो लेट फीस के साथ फॉर्म फाइल करवाएगा। मैंने लोगों को देखा है कि वो ADD1 फाइल करते हैं फर्स्ट ऑडिटर के लिए, वो भी लेट फीस के साथ में 2-2 3-3 हज़ार रुपए की लेट फीस पे करते हैं, और वहां मैंडेटरी नहीं। ठीक है जी। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, वो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होगी, अब कौन आ रही है, गवर्नमेंट कंपनी। इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी, वही बकवास लाइन लिखी हुई है, द CAG, कौन अपॉइंट करेगा, CAG shall in respect of a financial year appoint an auditor duly qualified to be an auditor of a company under this act within a period of 180 days from the commencement of the financial year। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ उसके 180 दिन के अंदर क्या अपॉइंट कर देना जी, ऑडिटर अपॉइंट कर देना। करेगा कौन, CAG। ठीक है, तो पहला ऑडिटर हो गया था हमारा, पहला ऑडिटर ने पहले साल की ऑडिट कर दी। जैसे ही 1 अप्रैल 2024 आया, वहां से 180 दिन के अंदर CAG क्या करेगा, नया ऑडिटर अपॉइंट कर देगा। द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द AGM। और ये ऑडिटर कब तक रहेगा, पहली दूसरी मतलब दूसरी AGM तक ये रहेगा। ठीक है जी, बिल्कुल दूसरी। देखो समझो, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, पहला ऑडिटर अपॉइंट किसने किया, CAG ने। मान लो कंपनी बनी है नवंबर 2023 में, तो नवंबर 2023 से लेके 2024 पहला फाइनेंशियल ईयर हुआ हमारा 31 मार्च 2024। और जब हमने फर्स्ट ऑडिटर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, ये ऑडिटर कब तक रहेगा, पहली AGM तक। तो पहली AGM तक तो यही है। अब फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2024, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025। तो 1 अप्रैल 2024 से 180 दिन के अंदर दूसरा ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। ये जो ऑडिट करेगा, किसकी ऑडिट करेगा, ये 24-25 की। किसकी करेगा, 24-25 की। और 25 के बाद AGM आएगी, 25 के बाद AGM आएगी, वहां इसका टेन्योर खत्म। क्योंकि वहां पे AGM में क्या जाने हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल जाने हैं। और जब 25 आएगा, 1 अप्रैल 2025 से 180 दिन के अंदर फिर से कौन करेगा, CAG फिर से अपॉइंट करेगा। यहाँ 5 साल वाला प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे क्या है, हर AGM तक अपॉइंट होता रहेगा। और कितने दिन में, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हो उसके 180 दिन के अंदर CAG अपॉइंट कर देगा। कहानी खत्म। क्लियर है कहानी। तो अगर नॉर्मल कंपनी है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट होगा, AGM में। कितने टाइम के लिए अपॉइंट होगा, 5 साल के लिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है, कब अपॉइंट होगा, हर साल। और हर साल मतलब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हो उसके 180 दिन के अंदर CAG अपॉइंट कर देगा। और ये ऑडिटर कब तक रहेगा, नेक्स्ट। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक कहानी। आज के लिए लास्ट पढ़ते हैं, कैजुअल वैकेंसी। अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी या फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन अ कंपनी, मतलब अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, एनी कैजुअल वैकेंसी। अभी कैजुअल वैकेंसी होता क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। क्या सब्सिक्वेंट ऑडिटर का चार्ट वर्ट बनाने की जरूरत है? मेरे को नहीं लगता उसमें जरूरत है, क्योंकि उसमें क्लियर ये है कि फर्स्ट AGM से लेके 6 AGM तक रहेगा नॉर्मल कंपनी में। ये हो गया जी 5 साल। ये अप टू नहीं है, ये हमेशा 5 साल के लिए अपॉइंट। ठीक है जी, फर्स्ट टू 6 नॉर्मल कंपनी। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो मतलब 1 अप्रैल, यहाँ से 180 दिन के अंदर कौन अपॉइंट कर देगा, CAG। और ये कोई 5 साल के लिए नहीं हो रहा है, ये जैसी AGM आएगी ना नेक्स्ट, वहां तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2024 इसका फाइनेंशियल ईयर जाने वाला है यहाँ तक 31 मार्च 25। यहाँ के बाद में AGM होगी 6 महीने के अंदर अंदर, मानते हैं 30 सितंबर को AGM हुई, तो यहाँ इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 31 मार्च 25 आया, अब फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा ना, तो 1 अप्रैल 26 फिर से यहाँ से 180 दिन के अंदर नया ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, CAG। फिर वही सेम क्राइटेरिया, यहाँ 31 मार्च आएगा, फिर खत्म होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं कैजुअल। बात करते हैं कैजुअल, कैजुअल वैकेंसी। देखो कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है, ऑडिटर जो उसका टेन्योर था ना, वो टेन्योर पूरा नहीं हुआ, वो बीच में ही छोड़ के चला गया। अब बीच में छोड़ने जाने के ना कुछ रीजंस होते हैं, या तो ऑडिटर मर गया, क्या हो गया, ऑडिटर मर गया, डेथ, डेथ इज अ कैजुअल वैकेंसी। ऑडिटर का रिमूवल हो गया, कैजुअल वैकेंसी। एक और होता है जी रेजिग्नेशन, ये भी क्या है, कैजुअल वैकेंसी। यहाँ पे एक्सेट्रा लिख देता हूँ, और भी रीजन हो सकते हैं, डेथ, रिमूवल, एक्सेट्रा। यहाँ लिख दिया जी रेजिग्नेशन। तो कैजुअल वैकेंसी के बेसिकली जो रीजन है वो क्या है, एक तो है रेजिग्नेशन और दूसरा क्या है, अदर देन रेजिग्नेशन। मर गया, छोड़ के चला गया, रिमूवल हो गया, तो वो सब क्या है, अदर देन रेजिग्नेशन। अब बात आती है इन दोनों में खतरनाक क्या है, आपके हिसाब से खतरनाक क्या है? बिल्कुल जी, खतरनाक क्या है, रेजिग्नेशन। क्यों खतरनाक है? यहाँ तो यार नेचुरल कॉज है, डेथ हो गई, मर गया, अब मर गया तो जाना ही पड़ेगा, चला ही गया, जाना क्या पड़ेगा। लेकिन रेजिग्नेशन है, वो छोड़ के जा रहा है, रीजन क्या है उसके जाने का? अब बंदा अपनी जॉब बीच में छोड़ के जा रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है इसको कुछ गड़बड़ मिली हो कंपनी में, इसलिए छोड़ के जा रहा है। रिमूवल में क्या होता है, कंपनी के शेयर होल्डर उसे लात मार के बाहर निकाल देते हैं। तो जब शेयर होल्डर ही निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर कोई दिक्कत ही नहीं है। शेयर होल्डर ही कौन है, ओनर है, वही लात मार के निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो जब भी कैजुअल वैकेंसी हो, या तो रेजिग्नेशन या अदर देन रेजिग्नेशन। खतरनाक कौन सी है ये वाली, कंप्लाइंस ज्यादा किसमें होगी, इसमें होगी, उसमें नॉर्मल कंप्लाइंस है। चलो पढ़ते हैं कैजुअल वैकेंसी। पहले नॉर्मल कंपनी की बात कर रहे हैं। एनी कैजुअल वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय द बोर्ड विद इन 30 डेज। कौन अपॉइंट करेगा जी, बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 दिन। तो जैसे ही कैजुअल वैकेंसी हो, उसके 30 डेज, कितने डेज, 30 डेज। पावर किसको दे दी है, बोर्ड को। देखो जनरल बात क्या थी, कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर, लेकिन कैजुअल वैकेंसी में कौन फिल करता है, बोर्ड। दूसरी बात, इफ सच कैजुअल वैकेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन, अगर वो कैजुअल वैकेंसी किसकी वजह से हुई है, रेजिग्नेशन की वजह से, of an auditor, such appointment shall also be approved by the company at a general meeting convened within 3 months of the recommendation of the board. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी सेम टाइम है, 30 डेज, 30 डेज बाय बोर्ड। लेकिन ये जो बोर्ड 30 दिन में कर रहा है ना, यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है। और ये रिकमेंडेशन को फाइनल कौन करेगा, 3 महीने के अंदर शेयर होल्डर फाइनल करेंगे। कौन फाइनल करेंगे जी, मेंबर। तो कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन की वजह से हुई है, तो अपॉइंटमेंट किसके हाथ में है, मेंबर के हाथ में है। खाली रिकमेंड कौन करेगा, बोर्ड करेगा। लेकिन अदर देन रेजिग्नेशन है तो डायरेक्ट बोर्ड क्या करेगा, 30 दिन में अपॉइंट कर देगा। समझ आई कहानी? तो अगर रेजिग्नेशन है तो किसके पास पावर है, शेयर होल्डर्स के पास पावर है, उनको वो अप्रूव करनी है कितने टाइम में, 3 महीने के अंदर। 3 महीने कहाँ से शुरू हो रहे हैं, जैसे ही बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया। और बोर्ड कितने दिन में रिकमेंड करेगा, 30 दिन। समझ आई बात? ठीक है जी। तो इसीलिए क्या है, रेजिग्नेशन ज्यादा खतरनाक है, शेयर होल्डर के पास में पावर। ठीक है, रिमूवल में तो शेयर होल्डर ही कर रहे हैं, तो इसलिए उनको राइट नहीं दिया है। डेथ में नेचुरल कॉज है, इसलिए शेयर होल्डर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जैसे ही कैजुअल वैकेंसी फिल हुई, क्या एडीडी बन जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कैजुअल वैकेंसी के केस में एडीडी वन फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे एडीडी वन कब फाइल होगा, जैसे बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया, जिस डेट पे अपॉइंट किया उसके 15 दिन के अंदर। यहाँ पे कब फाइल होगा, क्या यहाँ फाइल होगा या इसके बाद फाइल होगा, जब मेंबर ने अपॉइंट कर दिया उसके 15 दिन के अंदर एडीडी वन फाइल कर देना। फर्स्ट ऑडिटर में एडीडी वन की जरूरत नहीं है, उसके बाद हर बार एडीडी वन की जरूरत। ठीक है जी। इन केस ऑफ अ कंपनी हुज, ये किसके लिए है, नॉर्मल कंपनी के लिए। ये कैजुअल वैकेंसी किसके लिए है, नॉर्मल कंपनी के लिए। अब कौन सी आ गई, गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है जी, सीएजी। कितने दिन में अपॉइंट करेगा, 30 डेज। अगर सीएजी ने फिल नहीं करी, इफ सीएजी डज नॉट फिल, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल फिल विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। अगर सीएजी नहीं फिल करता है तो अगले 30 दिन में कौन कर देगा, बोर्ड फिल कर देगा। यहाँ पे रेजिग्नेशन, डेथ, रिमूवल, इनको अलग अलग नहीं करा है, ओवरऑल बता दिया जी। कुछ भी हो जाए कौन अपॉइंट करेगा, सीएजी 30 दिन में। सीएजी नहीं कर पाया तो बोर्ड अपॉइंट करेगा नेक्स्ट 30 डेज में। किसमें, गवर्नमेंट कंपनी। ये किसके लिए है,
नॉर्मल कंपनी। क्लियर है कहानी यहाँ तक? ठीक है जी, ये हो गया हमारा कैजुअल वैकेंसी। एडीडी1 बिल्कुल एडीडी। देखो जब एडीडी1 की बात हो रही है तो मैं आपको सेक्शन की लैंग्वेज बताता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि फर्स्ट में क्यों नहीं फाइल करना। देखो जो ओ एडीडी1 लिखा हुआ है ना, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 139(1) के अंदर लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? 139 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि जब भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा क्या फाइल करना है? एडीडी1 फाइल करना है। फिर जब फर्स्ट ऑडिटर की बात करते हैं ना, तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है? 139 सबसेक्शन 5। और सबसेक्शन 5 स्टार्ट कैसे हो रहा है? नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। मतलब क्या हुआ? सबसेक्शन 1 गया बाहर में। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 नॉट स्टैंडिंग मतलब उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और एडीडी1 लिखा हुआ भी कहाँ था? सबसेक्शन 1 में। तो इसने सबसेक्शन 1 को क्या कर दी? लात मार दी। तो जब भी फर्स्ट ऑडिटर है उस केस में एडीडी1 की जरूरत नहीं। और अगर कैजुअल वैकेंसी है तो कैजुअल वैकेंसी में नॉट स्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं किया गया है, इसीलिए हमें क्या फाइल करना पड़ेगा? एडीडी1 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया कहानी? इसको लर्न करके आना, पढ़ के आना अगली क्लास में आगे।